बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 81 इकसास सुन चुके हैं और अब 82 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैडम मार्टिना ने इस बात की तस्दीक की और कैंट की सज़ा माफ़ कर दी गई। उसके बाद जो नया अमला वहाँ भेजा गया वो सूरत हाल से बाखबर था। हर चंद के वो बहरी तहकीकाती मुहिम के सिलसिले में वहाँ पहुँचा था, लेकिन उसे इस बात से आगाह कर दिया गया था कि मैडम मार्टिना वहाँ उसकी कंट्रोलर है। ज़हीन तरीन लोगों को इस काम पर मामूर किया गया था जो मार्टिना ही के सतह के थे। अब मैडम मार्टिना की गुमशुदगी के बारे में हमें इतलात फराम की गई हैं और इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि मैडम मार्टिना किसी हादसे का शिकार हो गई हैं। अभी हम इस सिलसिले में उलझन का शिकार ही थे अली कि दुनिया के 3 मुल्कों से हमारे उन खुसूसी नुमाइंदों की मौत की इतला मिली जो हायल जोशु के असासों की तहकीकात और उनके उसूल के लिए कोशां थे। कई ममालिक में हमारे नुमाइंदे अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे, लेकिन उसके बाद अचानक उस कामयाबी का सिलसिला मुनक़ते हो गया। यूँ लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी कुव्वत ने अचानक इन मामलात को कंट्रोल किया हो। उस कुव्वत के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो सका कि उसका ताल्लुक दुनिया के किस मुल्क से है या कौन लोग इस सिलसिले में अमल पैरा हैं। उन तमाम नुमाइंदों की मौत इंतहाई पुरअसरार हालात में हुई है। ये बात भी गवारा कर ली गई, लेकिन अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि अभी 2 दिन कबल हमारे वजीर दाखिला के खुसूसी सेक्रेटरी पर कातलाना हमला हुआ और ये हमला इस अंदाज में किया गया कि हम सब हैरान रह गए। वजारत दाखिला की एक अहम मीटिंग जारी थी कि अचानक फर्स्ट सेक्रेटरी के पीए ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर फर्स्ट सेक्रेटरी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। खुशकिस्मती थी कि यह फायरिंग बदहवासी के आलम में की गई थी, इसलिए फर्स्ट सेक्रेटरी जख्मी तो हो गए लेकिन हलाक ना हो सके और अपनी इस कोशिश में नाकाम होकर उनके पीए ने पिस्तौल की नाल अपनी कनपटी पर रखकर ट्राइगर दबा दिया, जिससे उसकी वहीं फौरी तौर पर मौत वाक़ हो गई। इस सिलसिले में अब तक जिस कदर तहकीकात हुई हैं उनसे कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। पीए एक फर्शनास और ज़हीन आदमी था। उसकी सारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड बेदाग है और उसकी ज़ात पर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं किया जा सकता। हमारे खुसूसी डिपार्टमेंट के चंद अफराद ने इस खदशे का इजहार किया है कि इन वाक़यात का ताल्लुक आबदोज़ के वाक़े से हो सकता है, यानी रद्द अमल के तौर पर यह तमाम कार्रवाई अमल में आई है। बैरूनी दुनिया में हायल जोशु के जरिए मफादात हासिल करने वाले जिन चंद एजेंटों को कत्ल किया गया है वो बेहतरीन कारकर्दगी के मालिक ज़हीन तरीन अफराद थे। उनकी मौत हमारे वतन के लिए एक अजीम सानिया है। चुनाचे फौरी तौर पर इन तमाम कार्रवाइयों को रोक देने का फैसला किया गया है जो इस सिलसिले में की जा रही थी। मैडम मार्टिना की गुमशुदगी भी बेहद पुरअसरार है। गोया हायल जोशु की हैसियत से हमने जो कंट्रोल हासिल किया था वो नाकाम रहा और अब इस सिलसिले में मजीद कोई कोशिश करना अपने आप को दलदल में फंसाने के मुतरादिफ है। और बात वहीं तक रहती तो शायद इस कदर तशवीश का इजहार ना किया जाता, लेकिन हमारे अपने मुल्क में जो कुछ हुआ है वो भी काबिल तवज्जो है और इस सिलसिले में मुझे वजारत दाखिला की तरफ से खुसूसी हदायत की गई हैं कि मैं आपको भी मोहतात कर दूँ। मैं ये नहीं कह सकती अली कि इस सिलसिले में आपको भी मुलव्वस किया जा सकता है, लेकिन अगर उन लोगों की मालूमात बिल्कुल मुकम्मल हैं और हमारे नुक्ता निगाह के मुताबिक ये सब उसी कार्रवाई का रद्द अमल है तो फिर वो आपकी तरफ से भी गाफिल ना होंगे और आपको मोहतात रहना पड़ेगा। बड़ी तशवीशनाक इतलात है मैडम तारीना हाडू, क्या इस सिलसिले में महकमा दाखिला की जानिब से मेरे लिए कुछ खुसूसी हदायत हैं? मैंने सवाल किया। सिर्फ इतना कि आप अपने तौर पर भी मोहतात रहें और अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ लोगों का यहाँ भी बंदोबस्त कर दें। नहीं मैडम हाडू, मेरा ख्याल है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, ताहम ये ज़रूरी था कि आप मुझे सूरत हाल से आगाह कर दें। मैं अपने तौर पर भी इस सिलसिले में जो कुछ कर सकता हूँ यकीनन करूँगा। गोया आप इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आपके गिर्द कुछ लोगों को तैनात कर दिया जाए। हरगिज़ नहीं, ये एहतियात नुकसानदेह भी हो सकती है, मैंने कहा और तारीना हाडू पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। मैं आपकी ज़िंदगी और सेहत की ख्वाह हूँ मिस्टर अली, बस इसीलिए हाज़िर हुई थी। मुझे अफसोस है कि मैंने आपके ज़हन को तकद्दुर का शिकार किया, लेकिन ये ज़रूरी था। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। इतनी जल्दी? हाँ, हमें इस सिलसिले में जो अहकामात जारी किए गए हैं उनके तहत मैं और मेरा महकमा सख्त मसरूफ़ हो गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द सही सूरत हाल हमारे इल्म में आ जाए। तारीना हाडू हमारे इसरार के बावजूद एक लम्हा भी ना रुकी और हमसे इजाज़त लेकर चली गई। उसके जाने के बाद मैं और तहजीब पुरख्याल अंदाज में एक दूसरे को देखने लगे। तहजीब ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि तारीना हाडू का इस वक्त यहाँ आना हमारे हक में बेहतर नहीं हुआ।
इस जैसी ज़हीन औरत से इस गलती की उम्मीद नहीं थी। तुम खुद सोचो, अगर वो लोग उनके रास्ते पर लग चुके हैं तो फिर तारीना का ताक़ुब ज़रूर कर रहे होंगे। मेरा ख्याल है अली, तारीना के ज़रिए हमारी निशानदेही हो गई है। तहज़ीब मालिक एक्स का यह कहना गलत नहीं था। मैं जानता था कि तारीना ने इस सिलसिले में यकीनन ख्याल रखा होगा, लेकिन उसके बावजूद उससे गलती हो सकती थी और इन हालात में मेरा मोहतात होना ज़रूरी था। मैं बुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाता रहा। मैंने कहा, तहज़ीब, हाइल जोशू का केस ख़त्म हो जाने के बाद हमारा इन वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना ही ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तारीना आर्डू की सिलसिले में कोई मदद करें। यूं भी हमारा यहाँ रहने का कोई मुस्तकिल इरादा नहीं। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस नए मसले में नहीं फंसना चाहता। ज़ाहिर है अगर ये कोई इंतकामी कार्रवाई है तो इसका ताल्लुक बराह रास्त फ़लस्तीन या मुझसे नहीं। उन लोगों को खुद इस मामले से निपटना चाहिए और हमारे लिए अब मुनासिब ये होगा कि हम ये मुल्क छोड़ दें। तुम इस बात का मकसद अच्छी तरह समझ रही होगी। एक ऐसे काम में अपनी कुव्वत ज़ाया करने से क्या फ़ायदा जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमसे नहीं। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ अली, मेरा भी यही ख्याल है। हमें ये जगह छोड़ देना चाहिए। तो फिर ठीक है, तैयारियां कर लो, हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, मैंने कहा और तहज़ीब ने फौरी तौर पर अपनी जगह से उठकर सामान समेटना शुरू कर दिया। वो मुझसे पूरी तरह मुत्तफिक थी, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि अगर तहज़ीब का खदशा दुरुस्त है तो फिर इस बात की इम्कानात भी हैं कि इस ट्रालर के अतराफ में कुछ लोग मौजूद हों। बहरहाल सूरत हाल जो कुछ भी हो, कम अज़ कम यहाँ रहना अब मेरे लिए किसी तौर सूदमंद साबित नहीं हो सकता था। ये सोचकर दिल ही दिल में हंसी भी आई कि इससे कबल खतरनाक तरीन हालात में भी मैंने परेशान होना नहीं सीखा था। लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ और की ज़िंदगी वाबस्ता हो जाए तो इंसान में किस कदर तब्दीलियाँ आ जाती हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल था और मैं उसे कोई नुकसान पहुँचने देना नहीं चाहता था। तहज़ीब को सामान समेटता छोड़कर मैं ट्रालर से बाहर निकला और टेलीफोन बूथ की उस कितार की जानिब चल पड़ा जहाँ से उस नन्ही मुन्नी सी लड़की से रब्ता कायम किया जा सकता था, जिसकी कंपनी के ज़ेरे एहतमाम हम लोग यहाँ क़याम किए हुए थे। रिसीवर उठाकर मैंने उसका नंबर मिलाया और दूसरे ही लम्हे उसकी बच्चों जैसी आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसे बताया कि हम लोग फ़ौरन वापसी का इरादा रखते हैं, इसलिए वो हमारे साहिल तक पहुंचने का बंदोबस्त कर दे। लड़की ने कहा कि चंद ही लम्हात के बाद वो हाजिर हो रही है। जब मैं ट्रालर में वापस आया तो तहज़ीब ट्रालर के दरवाजे के पास खड़ी मेरी मुंतज़िर थी। मैंने उसे उस वक्त जाने की वजह बताई और तहज़ीब ने गर्दन हिला दी। उसकी पेशानी पर परेशानी की लकीरें नजर आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वही छोटी सी बबल कार हमें अपनी तरफ आती हुई नजर आई। लड़की बरक रफ्तारी से उसे ड्राइव करती हुई यहाँ तक पहुंची थी। उसने कारोबारी अंदाज में हमारी खैरियत पूछी और फिर हम उसकी बबल कार में बैठकर साहिल की जानिब चल पड़े, जहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए लांचें हासिल की जाती थी। एक सियारू शख्स हमारी जानिब बढ़ा और उसने गर्दन खम करके अपनी खिदमात पेश कर दी। मकसद सिर्फ दूसरी सिमत जाना था, इसलिए हमें उस लांच में सफ़र करने में कोई आर महसूस ना हुआ और हम दोनों उस लांच पर सवार हो गए। सियारू शख्स ने लांच स्टार्ट कर दी। लांच में 3 अफराद और भी मौजूद थे जो उसकी तरह किसी अफ्रीकी नस्ल के बाशिंदे मालूम होते थे। लांच खासी तेज रफ्तारी से चल पड़ी। मैं रेलिंग के नज़दीक खड़ा समंदर देख रहा था कि दफअतन एक लांच इंतहाई बरक रफ्तारी से नमूदार हुई और हमारे करीब से गुजरती चली गई। उस वक्त तो मैंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन जब थोड़े ही फासले पर जाकर वो वापस पलटी तो मैंने गहरी निगाहों से उसे देखा। यूं लगता था जैसे लांच किसी खास इरादे से वापस पलटी हो। लांच में मौजूद लोगों ने इस लांच को देखकर एक और हरकत की। उन्होंने कैनूस के ढेर से हल्की स्टेन गन्ने निकाल ली और उसके बाद अंधाधुंध उस दूसरी लांच पर फायरिंग शुरू कर दी। मैं और तहज़ीब मालिक एक्स हैरान रह गए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया है। दूसरी लांच ने एक तवील चक्कर काटा और इस लांच से दूर चली गई, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस पलटी और तेजी से हमारी तरफ बढ़ती चली आई। उसके साथ ही उस पर से मार्टर गनों से गोले फेंके जाने लगे। मैं और तहज़ीब सिर्फ एक लम्हे के लिए सकते में रह गए थे, लेकिन दूसरे ही लम्हे हमें संभल जाना पड़ा। जिस तरह उस दूसरी लांच से गोलाबारी हो रही थी, उससे ये अंदाज़ा होता था कि चंद ही लम्हात के बाद हमारी लांच के परखचे उड़ जाएंगे। यकीनन कोई गलती हो गई थी, या तो आने वाली लांच में हमारे दुश्मन मौजूद थे, अनजाने और अनदेखे दुश्मन, या फिर हम गलत लांच में आ बैठे थे। मैंने तहज़ीब का हाथ पकड़कर पलटने की कोशिश ही की थी कि दफअतन एक स्टेन गन की नाल मेरी पुश से आ लगी। स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, खामोश बैठे रहो। लेकिन सियारू ने जुमले अदा किए ही थे कि दफअतन लांच को एक शदीद झटका लगा।
मैं और तहजीब दूर तक लड़कते चले गए। अस्टेन गन वाला भी ऊंधे मुंह कलाबादी खा गया था। गालिबन पिछली लॉन्च वालों ने कोई ऐसी कार्रवाई की थी जिससे लॉन्च को शदीद नुकसान पहुंचा था। ऊंधे मुंह गिरने वाले के हाथ से स्टेन गन छूटकर लकड़ी के फर्श पर दूर तक फिसलती चली गई और उसके बाद समंदर में जा गिरी। ये एक लम्हा मेरे लिए काफी था। उसके संभलने से कबल मेरे जूते की ठोकर उसके पेट और मुंह पर पड़ी और वो दूसरी कलाबाजी खाकर लंबा लेट गया। उसके दूसरे साथी हालात से बेखबर उस लॉन्च पर स्टेन गन से फायरिंग कर रहे थे, जो लंबे लंबे चक्कर खाकर अपने आप को बचाते हुए इस लॉन्च पर गोलाबारी कर रही थी। दफतन लॉन्च का अगला हिस्सा उड़ गया और पानी बर्क रफ्तारी से इसमें दाखिल होने लगा। अब इसके अलावा चाराकार नहीं था कि हम पानी में छलांग लगा दें। मैंने तहजीब का हाथ पकड़ा और दूसरे ही लम्हे रेलिंग से कूद कर पानी में आ पड़ा। पानी बर्फ की तरह सर था। हम लोग लॉन्च से दूर निकल जाने की कोशिश में मसरूफ हो गए। तहजीब बेहतरीन तैराक थी और मेरा मुसलसल साथ दे रही थी। वैसे हमने पानी में नीचे गोता लगाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि सतह ही पर तैर रहे थे। मकसद सिर्फ यही था कि उस लॉन्च से दूर निकल जाएं। अगर लॉन्च वालों की इस दूसरी लॉन्च से छुटकारा मिलता तो यकीनन पानी पर गोलियां बरसाकर वो हमें खत्म कर सकते थे, लेकिन अब उस लॉन्च का खाना खराब हो गया था। 2-3 जगह से वो बिल्कुल टूट गई थी और उसका अगला हिस्सा पानी में झुक गया था। अचानक मुझे पानी में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई और न जाने किस तरह इस लॉन्च के पर खचे उड़ गए जिस पर हम सवार हुए थे। लकड़ी के तख्ते और आदमियों के टुकड़े कई कई फीट तक बुलंदी पर उछले और फिर लहरों में गायब हो गए। उसी वक्त दूसरी लॉन्च बर्क रफ्तारी से हमारी सिमत आई थी और फिर उसमें से एक लंबा जाल हमारी तरफ फेंक दिया गया। ये जाल फेंकना भी समझ में नहीं आया था। अगर लॉन्च वाले चाहते तो हमें दूसरे तरीके से भी बाहर निकाल सकते थे, लेकिन उनके अंदाज में भी जारहियत थी। हम लोग जाल में जकड़ गए और जाल फौरी तौर पर ऊपर खींच लिया गया। इस बेदर्दी से ऊपर घसीटते हुए हमारे जिस्मों को हल्की फुल्की चोटें भी लगी थी। कपड़े पानी से शराबूर हो रहे थे। जो ही हम लॉन्च पर पहुंचे, चंद अफराद ने हम पर काबू पा लिया। तहजीब के साथ भी बेहतर सलूक नहीं किया गया था। मैंने तुन निगाहों से अपने उन गिरफ्तार करने वालों को देखा। बज़ाहिर मुहज़्ज़ब लिबास में मलबूस मुकामी आदमी थे। मैंने करख्त लहजे में उनसे पूछा, ये क्या बदतमीजी है? और ये सब कुछ जिस शख्स से मैंने सवाल किया था उसने अपने अकम में देखा और सर्द लहजे में बोला, इन्हें कैबिन में ले जाओ। दूसरे लोगों ने पिस्तौल निकाल लिए और हमारे जिस्मों से लगा दिए। इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि हम खामोशी से उनके अहकामात की तकमील करें। चुनाचे हम एक कैबिन में पहुंच गए जो लॉन्च का वाहिद कैबिन था और जिसे बाहर से बंद किया जा सकता था। हमें अंदर दाखिल करने के बाद कैबिन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। लॉन्च बर्क रफ्तारी से एक सिमत चल पड़ी थी। मैं और तहजीब हैरान थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब गोर धंधा क्या है। वो लॉन्च जिसे तबाह कर दिया गया था किसकी थी और ये लोग कौन थे? तकरीबन 45 मिनट तक ये सफर जारी रहा। इसी दौरान सर्द हवाओं ने हमारे जिस्मों को सुन कर दिया था। भीगे हुए कपड़ों की वजह से ये हवाएं ज्यादा ही सर्द महसूस हो रही थी। लॉन्च रुकी तो कैबिन का दरवाजा खुल गया और हमें साहिल पर उतार लिया गया, जहाँ एक स्याह रंग की कार खड़ी हुई थी। उन लोगों ने हमें कार में बिठाया और 2 आदमी हमारे इधर उधर बैठे हुए थे और बाकी 2 आगे वाली सीट पर। रास्ते में भी मैंने उनसे सवाल किया तो आगे वाली सीट पर बैठे हुए शख्स ने पिस्तौल की नाल का रुख मेरी पेशानी की तरफ करते हुए कहा, खामोश बैठो, क्या फायदा वक्त से पहले मौत का शिकार बन जाओ। तहजीब ने मेरे बाजू पर हाथ रख दिया। मकसद यही था कि खामोशी इस वक्त बेहतर है। चुनाचे मैं खामोश हो गया। कार मुख्तलिफ रास्ते तय करती हुई एक छोटी सी इमारत में दाखिल हो गई, जहाँ लान पर कुछ लोग खड़े हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। हमें सरसरी निगाहों से देखा गया। फिर लाने वालों ने पिस्तौल हमारी गर्दनों पर रखकर हमें अंदर पहुंचा दिया और हमें एक कमरे में कैद कर दिया गया। कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था कि इस तरह मुजरिमाना कार्रवाई करने वाले कौन लोग हो सकते हैं। बज़ाहिर तो यूं महसूस होता था जैसे उन्हें यहाँ किसी किस्म का खौफ ना हो और इससे यह भी नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि इनका ताल्लुक इंतजामिया से है। आम लोग इतनी रिद्दा दलेरी से कोई ऐसा काम नहीं कर सकते थे जो इन लोगों ने किया था, लेकिन वाकई अगर ऐसा हुआ था तो ये भी खासा ताज्जुब खेज था। दूसरी तरफ एक और बात भी काबिले तवज्जो थी। जिस लॉन्च पर हम सफर कर रहे थे उस पर मौजूद स्याह फार्म स्टेन गनों से लैस थे। उन्होंने बाकायदा मुकाबला किया था और हमें भी धमकियां दी थी। अगर लॉन्च को झटका ना लगता और वो शख्स नीचे ना गिर पड़ता तो मेरी किसी कार्रवाई के नतीजे में वो मुझे गोलियों का निशाना भी बना सकता था। बहर सूरत हाल खासी उलझी हुई थी। कोई बात वादे तौर पर समझ में नहीं आ रही थी। तहजीब भी बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। मैंने उसे मुखातब किया तो वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। ये सब क्या हो सकता है तहजीब? क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने उलझे हुए लहजे में पूछा।
वो सियाफाम लोग भी हमारे लिए अजनबी थे और ये भी, लेकिन ये लोग जिस तरह काम कर रहे हैं इससे इतना अंदाजा जरूर होता है कि इन्हें यहाँ हर काम करने की आज़ादी है। क्या इनका ताल्लुक मकामी हुकूमत से हो सकता है? ये तुम किस बुनियाद पर कह सकती हो? यहाँ के लोग हमारे साथ ये बदसलूकी क्यों करेंगे? इस दुनिया के बारे में मेरा तजर्बा ज्यादा अच्छा नहीं है अली। सरों पर बिठाने वाले जरा सी देर में सर झटक देते हैं, यही इस दौर की रीत है। मगर झटकने की कोई वजह तो होगी, किसी तरह की गलतफहमी भी हो सकती है। तारीना हाडू की गुफ्तगू भूल गए, हायल जोशू के सिलसिले में काम करने वाले रुक गए, कुछ हलाक हो गए। अगर गौर करो तो जो प्रोग्राम उन लोगों ने तरतीब दिया था उसके तहत ये ज़बरदस्त मफादात हासिल कर सकते थे, लेकिन ये ना हो सका। फिर हमारे दुश्मनों की तादाद भी तो माशाअल्लाह खासी बेहतर है। तहजीब फिर मुस्कुराई। मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने गर्दन उठाकर कहा, तहजीब अगर ऐसा हुआ भी है तो ये तो कोई बात ना हुई। हम तो खुद यहाँ रहना नहीं चाहते थे, इन लोगों ने शदीद इसरार करके हमें यहाँ रोका, और अब अगर किसी गलतफहमी की बिना पर ये माजी की सारी बातें फरामोश कर देना चाहते हैं तो फिर इनसे ज्यादा बुरे लोग और नहीं हो सकते, और अब इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अली। हम सिर्फ 2 अफराद हैं और हमारे मुकाबले पर न जाने कौन कौन। ठीक कहती हो तहजीब, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी होगी। नहीं अली, इस तरह ना सोचो। बेगरज तो हम भी नहीं थे, तुम अपने मकसद के लिए गिरदा हो। दुनिया में हर शख्स यही सब कुछ तो कर रहा है। अगर इसराइल और फलस्तीन का मामला इस दरमियान में ना होता तो क्या ख्याल है तुम इतनी मेहनत से उनके लिए काम करते? प्लीज इस अंदाज में ना सोचो अली, बल्कि सिर्फ ये सोचो कि तुमने जो कुछ किया अपने मकसद के लिए किया, और दुनिया में हर शख्स जो कुछ भी करता है सिर्फ अपने मफाद के लिए करता है। जज्बों की कोई अहमियत नहीं है। खुदा करे कि इस सिलसिले में हमारे अंदाजे गलत हों। दूसरी शक्ल में ख्वाह मुखा हमें उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, देखा जाएगा। फिलहाल ठंडे दिल से सूरत हाल का जायजा लो। तहजीब ने कहा, हम जो कुछ भी गुफ्तगू कर सकते थे इस सिलसिले में करते रहे। वसी और कुशादा कमरे में बहुत सा वक्त गुजर गया, हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई थी, यहाँ तक कि रात हो गई। तहजीब ने लाइट ऑफ करके मदम नीली रोशनी का बल्ब जला दिया और पूरा कमरा पुरसुकून नीली रोशनी से भर गया। हम लोग भूखे प्यासे थे और हमें यहाँ लाने वालों ने अब तक हमारी इस जरूरत की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी थी। तहजीब ने हंसते हुए कहा, ये लोग अगर हुकूमत के नुमाइंदे हैं तो वाकई हमारे साथ सख्त ज्यादती कर रहे हैं। कम अज कम खाने पीने के लिए तो दुश्मनों से भी पूछ लिया जाता है। मैंने कोई जवाब ना दिया। तहजीब बिस्तर पर लेट गई। उसे गालबन थकन और नींद ने आ घेरा था। थोड़ी देर बाद उसने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दी, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो सो गई है। मैंने भी अपने लिए एक जगह मुंतखब कर ली। ये एक चौड़ा सोफा सेट था। मैं उस पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। ज़हन में ख्यालात आपस में उलझ रहे थे, लेकिन इन्हीं उलझनों के दरमियान नींद आ गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली। बाहर हल्की हल्की मौसीकी गूंज रही थी। बिस्तर पर निगाह पड़ी तो तहजीब बिस्तर से गायब नजर आई। मैं चौंक कर उठा। मैंने बाथरूम की तरफ देखा, लेकिन उसमें भी तारीकी छाई हुई थी। मैं हैरान होता हुआ उठ खड़ा हुआ। दफादन मुझे एहसास हुआ जैसे दूसरे दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई हो। मैं उठकर दरवाजे पर पहुंचा, उसे खोलने की कोशिश की और ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजा तो बआसानी खुल गया था, लेकिन जूं ही दरवाजा खोला एक जोरदार गूंसा मेरी पेशानी पर पड़ा और मैं कमरे के फर्श पर आ गिरा। चूंकि ये सब कुछ गैर मुतवक्को था, इसलिए मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और फिर दूसरे ही लम्हे जो शख्सियत अंदर दाखिल हुई उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वो इसलिए क्योंकि वो तारीना हाडू थी। जिस्म पर एक चुस्त लिबास पहने वो अजीबो गरीब नजर आ रही थी। अंदर आते ही उसने दोबारा मुझ पर हमला कर दिया और अपने मजबूत जूते की ठोकर मेरी पिंडली पर लगाई। मैं तड़प कर पीछे हट गया था। फिर मैंने फुर्ती से खड़े होकर अपने आप को उससे बचाव के लिए तैयार कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तारीना हाडू भी मेरे साथ ये सलूक कर सकती है। उसकी आंखें खूनख्वार अंदाज में चमक रही थी। मुझे उसका करख्त चेहरा देखकर सख्त हैरत हुई। वो इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही थी। एक बार फिर वो गर्रा कर मुझ पर हमला आवर हुई। उसके हाथों में चमकता हुआ खंजर साफ नजर आ रहा था। मैं उछलकर एक तरफ हट गया और खंजर का चमकदार फल मुझसे चंद इंच के फासले पर गिर गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तारीना हाडू का ये रूप मेरे लिए सख्त उलझन का सबब था। मेरे नजदीक वो एक शरीफुल नफ्स और बाइखलाक शख्सियत थी, लेकिन इस वक्त तो उसकी शख्सियत ही बिल्कुल बदल गई थी। उसकी आंखें खिला में किसी नामालूम नुक्ते को घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासर था। मुझे एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि वो अपने हवास में नहीं है। मैंने उसे जोर से आवाज दी, लेकिन उसने इसके जवाब में मुझ पर हमला कर दिया।
बमुश्किल में झुकाई देकर बच सका था। अब इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं तारीना हाडू से अपने आप को बचाने के लिए भरपूर मुकाबला करूं। तीसरे हमले में जब उसके हाथ में दबा हुआ खंजर मुझसे चंद इंच के फासले से गुजरा तो मैं तैयार था। मेरा बायां हाथ उसकी कलाई पर पड़ा और वो लड़खड़ा गई। उसी वक्त मैंने दाएं हाथ की हथेली से एक शदीद ज़रब उसकी गर्दन पर लगाई, लेकिन मेरे ज़हन में उसे कत्ल करने का कोई मंसूबा नहीं था। ये दूसरी बात है कि नींद से जागा था और शदीद चोट खा चुका था, इसलिए अपनी इस ज़रब पर कंट्रोल ना रख सका। हड्डी टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दी थी। तारीना हाडू की गर्दन लटक गई, उसके दोनों हाथ फिजा में झूले और मुंह से खून की धार बाहर निकल आई। फटी फटी आंखों से उसने मेरी तरफ देखा और फिर उनके मुंह नीचे आ रही थी। तारीना हाडू की इस कैफियत से एक लम्हे के लिए मैं परेशान हो गया। मुझे खुद भी हैरत हुई थी कि मेरा हाथ इतना जबरदस्त किस तरह लग गया, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। तारीना ने 2-3 बार हाथ पांव मारे और उसके बाद दम तोड़ दिया। मैं परेशान निगाहों से खुले हुए दरवाजे की तरफ देख रहा था। इस वक्त मेरी पोजीशन इंतहाई खतरनाक हो गई थी। तहजीब मालिक एक्स की गुमशुदगी मेरे लिए क्या कम सुहाने रूह थी कि यह दूसरा हादसा भी हो गया था। फौरी तौर पर दरवाजे से बाहर निकलने की बजाय मैंने अकल से काम लेना जरूरी समझा, क्योंकि यहाँ से भाग जाने का मतलब ये था कि तहजीब मालिक एक्स को छोड़ दिया जाए और मैं उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। लेकिन अगर तारीना हाडू की मौत का राज वक्त से पहले खुल गया तो मेरे लिए दिक्कतें पेश आ सकती थी। मैंने तारीना की लाश को धकेल कर बिस्तर के नीचे कर दिया और फिर कमरे के माहौल पर निगाह डाली। तारीना हाडू के मुंह से बहने वाला खून फर्श के कालीन में जज्ब हो गया था, लेकिन खुशबख्ती ये थी कि कालीन की नीली जमीन पर सुर्ख फूल भी बने हुए थे और तारीना हाडू का खून उन्हीं फूलों पर पड़ा था। बगौर देखे बगैर ये नहीं पता चलता था कि यहाँ किसी का खून गिरा है। ये सवाल भी मद्देनजर था कि क्या तारीना हाडू के हमरा और कोई नहीं आया था। इसका जायजा लेने के लिए कमरे से बाहर निकलना जरूरी था। चुनाचे मैं दरवाजे की जानिब बढ़ गया और मेरा ये खदशा गलत नहीं था। बाहर कदम रखते ही मुझे 2 अफराद नजर आए जिनके हाथों में दबे हुए पिस्तौलों का रुख मेरी ही जानिब था। उनमें एक छोटे से कद का आदमी था जो गालिबन थाईलैंड का बाशिंदा था। उसके खदोखार यही बताते थे। दूसरा दराज कामत यूरोपियन था। दोनों ने मुझे देखा, फिर मेरे एकम में नजरें दौड़ाई जो यकीनन किसी के मतलाशी थे। फिर छोटे कद का शख्स साफ अंग्रेजी में मुझसे मुखातिब हुआ, क्या तुमने उसे कत्ल कर दिया? क्या वह तुम्हारे हाथों मारी गई? मैंने मुतहिराना अंदाज से उन्हें देखा। पिस्तौल की मौजूदगी में फिलहाल मैं कोई कदम नहीं उठा सकता था। फिर लंबे कद वाले आदमी ने कहा, फौरन निकल चलो यहाँ से बेवकूफ आदमी, वरना मौत का निशाना बन जाओगे। बड़ी गलती की है तुमने। मेरी समझ में कुछ ना आया। उस शख्स ने आगे बढ़कर पिस्तौल की नाल मेरी कमर पर रखते हुए कहा, चलते रहो। कोई हिमाकत की तो उसके नताइज बेहद खौफनाक होंगे, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। उस तरफ से आ जाओ। मैं भी इख्तियार उनके कहने पर अमल करने लगा। वो दोनों मेरे साथ साथ आगे बढ़ते हुए उस इमारत के एक बगली हिस्से की तरफ निकल आए। छोटे अहाते की दीवारों को कूदने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। यह अमल मैंने उनके इशारे पर ही किया था, लेकिन मेरी अकल ने साथ देना छोड़ दिया था। मेरा दिल चाहता था कि तहजीब मालिक एक्स के बारे में मालूम करूं, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मैं अपने तौर पर कुछ भी ना कर सका था। अहाते की दीवार की दूसरी जानिब स्याह रंग की एक लंबी कार खड़ी हुई थी। छोटे कद के आदमी ने दूसरे को इशारा किया और उसने कार का दरवाजा खोल दिया। बैठो, जल्दी बैठो, हरी आप। वो दबे दबे लहजे में गर्राया और मैं दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया।